Bismillahirrahmanirrahim. All the basic concepts to understand CVS physiology, all the basic terms you will get to know in this video. Let's start. The first very important thing is cardiac output variables. Cardiac output जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट पे. तो स्ट्रोक वॉल्यूम पहले क्या होता है आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए. स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन वन हार्ट बीट. ठीक है, वन हार्ट बीट में जितना जो ब्लड है वो हार्ट पम्प करता है दैट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम. अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. आपको पता है कि कार्डियक साइकिल जो कि जिसकी ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होती है ना, उसमें से उसके दो फेजेस होते हैं. उसमें डायस्टली है और सिस्टली है. डायस्टली में वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है जो कि तकरीबन 2/3 ऑफ द कार्डियक साइकिल है 0.5 सेकेंड का. और जो सिस्टली है उसमें वेंट्रिकल्स की एम्प्टिंग होती है इनटू द मेजर वेसल्स आई मीन पल्मोनरी ट्रंक एंड इनटू द असेंडिंग एओर्टा. और जो सिस्टली है वो 0.3 है ऑफ द 0.8 ड्यूरेशन ऑफ होल कार्डिक साइकिल. अच्छा, अब जब फिलिंग हो जाती है ना डायस्टली के एंड पे वेंट्रिकल्स के अंदर जितना भी वॉल्यूम है ना दैट इज़ कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. ठीक है, और वो अगर हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो 120 से 140 ml तक होता है. और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है दिस इज़ द वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ द सिस्टली. मतलब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके अपना जो ब्लड है वो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में इजेक्ट कर देते हैं, सिस्टली हो जाती है, तो उसके बाद वेंट्रिकल्स के अंदर जितना वॉल्यूम रहता है दैट इज़ द एंड सिस्टोलिक. एंड दैट इज़ इन नॉर्मल फिजियोलॉजी अराउंड अबाउट 50 to 60 ml होता है. तो इनका जो डिफरेंस है ना दैट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम. अब स्ट्रोक वॉल्यूम किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है पहले आपको वो पता होना चाहिए. स्ट्रोक वॉल्यूम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना वो तकरीबन होती है 70 ml होती है वन हार्ट बीट में. अब अगर हम कार्डिक आउटपुट को यहाँ से इस फार्मूला से कैलकुलेट करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर 70 ml है वन बीट में तो हार्ट रेट कितनी होती है ऑन एन एवरेज. लेट से हम 72 एवरेज लेते हैं, 72 पर मिनट होती है. ठीक है, तो 72 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 5000 ml आ जाएगा आपके पास जो है कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट फिर क्या हो गया 1 मिनट के अंदर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट. ठीक है, volume of blood pumped by heart in 1 minute that is round about 5000 ml पर मिनट होता है. ठीक है, या फिर 5 लीटर्स पर मिनट. दिस इज कार्डिक आउटपुट. अब हम बात करते हैं जो हमारे सारे पैरामीटर्स हैं. सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है. स्ट्रोक वॉल्यूम ही आगे सारा डिसाइड करती है कि कार्डिक आउटपुट कितना होने वाला है. ठीक है, ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट. ये होता क्या है, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन वन हार्ट बीट एंड इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड. आप इसके लिए निमोनिक रख लें कैप, C फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, A फॉर आफ्टर लोड एंड P फॉर प्री लोड. अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्टिलिटी और प्री लोड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और आफ्टर लोड के साथ इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है, अब हम पहले इन तीनों को डिटेल में समझेंगे फिर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पहले बात करते हैं. जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, व्हाट इज़ मेंट बाय दिस टर्म, इसका मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल हो गया है तो वेंट्रिकल्स ने अब उस ब्लड को इजेक्ट करना है तो मायोकार्डियम कितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दिस इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिलिटी. आपको पता है कि हार्ट के ऊपर ना दो तरह के रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ. ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स में जो पैरासिम्पथेटिक होते हैं उसमें M2 हैं और जो सिंपथेटिक सिस्टम है उसमें β1 रिसेप्टर्स हैं. M2 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, ये बेसिकली दे आर रिचली कॉन्सेंट्रेटेड इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, SA नोड पे और AV नोड पे होते हैं. जबकि जो β1 रिसेप्टर्स होते हैं ये पूरे हार्ट पे होते हैं, मतलब ये एट्रिया में भी हैं, वेंट्रिकल्स में भी हैं, कंडक्शन सिस्टम में भी हैं, AV नोड SA नोड में. इसमें जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में हमने बात करनी, हमारा फोकस होगा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम पे. ठीक है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के सरफेस के ऊपर β1 रिसेप्टर्स होते हैं और β1 है तो ऑब्वियसली कैटेकोलामिन जब स्टिमुलेशन होगी तो β1 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे. ये β1 रिसेप्टर्स होते हैं GS कपल्ड.
ठीक है। जब कैटेकोलामीन या फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन होगी। ये जीएस कपल्ड है। जीएस कपल्ड आपको पता है एडिनाइलाइल साइक्लेज सिस्टम के थ्रू काम करता है। तो ये जो एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम है जब ये एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ता है। साइक्लिक एएमपी फॉस्फोराइलेशन करवाता है। साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस जो है वो एक्टिवेट होते हैं। उसमें से जो प्रोटीन काइनेज ए है ना ये एक्टिवेट होगा। अब देखें ये प्रोटीन काइनेज ए है तो इसका मतलब क्या है कि इसने फॉस्फोराइलेशन करवानी। दिस इज द फिजियोलॉजी। ठीक है। तो अब ये फॉस्फोराइलेशन कौन से 3 चीज़ों की करवाता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये ना फॉस्फोराइलेशन करवाता है नंबर 1 पे जो एक कार्डियक सेल है उसकी मेम्ब्रेन, उसकी जो सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर होते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, उनकी फॉस्फोराइलेशन करवाता है। नंबर 2 पे ये करवाता है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना सेल के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन पे ना एक फॉस्फोलैम्बिन है प्रोटीन, फॉस्फोलैम्बिन, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद सरका पंप। ठीक है। और ये फॉस्फोराइलेशन करवाता है राइनोडिन रिसेप्टर्स की। लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर सिंपल फॉर यू गाइस। जो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स है ना ये सेल मेम्ब्रेन पे हैं। मैं डायग्राम भी बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सरका चैनल्स या सरका पंप और जो राइनोडिन रिसेप्टर्स हैं ना ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है। चलें ये देखते हैं। ये मेरे पास एक है सेल, ठीक है, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल है। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। बाहर की तरफ सारा ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और अंदर आईसीएफ है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके अंदर ना ऐसे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा हुआ है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन पे ना एक पंप है, दिस इज कॉल्ड सरका पंप, और इसके ऊपर यहाँ पे ना चैनल्स भी हैं, रिसेप्टर्स हैं, राइनोडिन रिसेप्टर्स। इसको मैं राइनोडिन रिसेप्टर्स के लिए आर लेबल कर देती हूँ, इसको मैं सरका पंप लेबल कर रही हूँ। ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना इसके ऊपर, इसको सार्कोलेमा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो चैनल्स है ना दीज आर ये एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। यू नो वेरी वेल कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सबसे पहले होता क्या है, सिस्टम ये बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। जो प्रोटीन काइनेज ए है ना इसने फॉस्फोराइलेशन करवा देनी है एल टाइप कैल्शियम चैनल्स की इन द सार्कोलेमा। तो ये चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जिसके रिजल्ट में यहाँ से जो कैल्शियम है वो अंदर आ जाता है। ठीक है। ईसीएफ से इस कैल्शियम को आप बोलते हैं ट्रिगर्ड कैल्शियम। ठीक है। या ट्रिगर कैल्शियम। इसने करना क्या, ये बहुत ही लिटल अमाउंट में एंट्री कैल्शियम होता है, ये फ़ौरन से जाता है और इसने ना ये राइनोडिन रिसेप्टर्स को जो है ये भी एक्टिवेट करता है और साथ में फॉस्फोराइलेशन भी हुई होती है। ये प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट भी करवाता है राइनोडिन रिसेप्टर्स को और साथ में कैल्शियम भी इंटरेक्ट करता है। तो ये जो बेसिकली इस कैल्शियम के रिजल्ट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो कैल्शियम ऑलरेडी स्टोर्ड है ना वो भी रिलीज़ होने लग पड़ता है बाहर सेल के अंदर, मतलब आईसीएफ के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना। हुआ क्या है कि ईसीएफ से जो ट्रिगर एंट्री कैल्शियम अंदर आया उसने स्टिमुलेट किया कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू द सेल्स, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब जब ये कैल्शियम लेवल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना तो ये अब ट्रोपोनिन को डिस्प्लेस करता है, एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन करवाता है और उसके रिजल्ट में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी उस चीज़ को हम बोलते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज। जाहिर है एक हार्ट बीट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन फेज भी तो आती है। तो रिलैक्सेशन फेज में क्या होगा, ये जो सारा जो कैल्शियम सेल के अंदर इकट्ठा हो गया ना इसने दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जाना है फॉर स्टोरेज। स्टोरेज क्यों होनी है, ताकि नेक्स्ट बीट के लिए जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हो तो यही वाली सारी कैल्शियम दोबारा से रिलीज हो जाए। स्टोरेज के लिए ये काम करता है सरका पंप। ठीक है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की मेम्ब्रेन पे ही कैल्शियम पंप है। ये कैल्शियम को इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भेज देता है फॉर द स्टोरेज सो दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन।
अब हम इस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के साथ और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप और डाइजॉक्सिन की एक्टिविटी के साथ। अच्छा, जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की अगर मैं बात करूं तो वो इधर सेल मेम्ब्रेन पे लगा होता है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे ना सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप लगा हुआ है। इस पंप का काम क्या होता है कि ये ना 2 पोटाशियम को सेल के अंदर भेजता है और 3 सोडियम को सेल के बाहर भेजता है। अब आपको इस चीज़ से समझ आ गया कि इस पंप का मकसद है टू कीप इंट्रासेलुलर सोडियम लो। इंट्रासेलुलर सोडियम लेवल्स को ये लो रखता है। इंट्रासेलुलर सोडियम लिखा है मैंने ये। अच्छा, अभी जब ये इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल लो है ना, तो ज़ाहिर सी बात है बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन भी ईसीएफ में ज़्यादा होती है, ठीक है, और आईसीएफ में कम होती है। ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है ये मज़ीद सोडियम को बाहर भेज रहा, तो अंदर सोडियम बहुत लिटिल अमाउंट में रह गया और बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस पंप की एक्टिविटी के रिजल्ट में। तो क्या होगा, यहाँ पे ना एक और पंप होता है, इसका नाम होता है पंप नहीं, आप इसको एक्सचेंजर कहेंगे, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये भी सेल मेम्ब्रेन पे ही लगा होता है एक्सचेंजर। ये क्या काम करता है कि जब ये सोडियम सेल के बाहर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो अलोंग द ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सोडियम की मूवमेंट होती है। तो जब अलोंग द ग्रेडियंट कोई भी आयन मूव करता है तो आपको पता होगा कि इससे एनर्जी जनरेट होती है, एटीपी, ठीक है। सोडियम जब अंदर गया है ना सेल के, तो उससे एनर्जी जनरेट हो गई है, सोडियम अंदर चला गया। अब ये जो एक्सचेंजर है ना, ये उस एनर्जी को यूज़ करके सेल के अंदर प्रेजेंट जो कैल्शियम होता है इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, उसको भी सेल के बाहर पंप करता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट जब भी मूवमेंट होनी होती है उसके लिए एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आई थी, अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन से आई थी। तो दिस इज़ द एक्टिविटी ऑफ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, कि ये इस ग्रेडियंट की एनर्जी को इस्तेमाल करके कैल्शियम को अगेंस्ट द ग्रेडियंट सेल के बाहर पंप कर देता है। ये कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई है। ये रिलैक्सेशन फेज़ की मैंने बात की है, क्योंकि रिलैक्सेशन फेज़ में सेल के अंदर वाली कैल्शियम को अब कम करना है। कम करने के 2 तरीके हैं, एक तो सरका पंप के थ्रू जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर हो जाए, और दूसरा सेल से बाहर ही निकल जाए। अब अगर आपको एक एमसीक्यू आ जाता है, ये क्रिटिकल पॉइंट भी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन या ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग कैल्शियम लेवल्स या इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल्स। तो उसमें 2 आपके पास चीज़ें हैं, सरका पंप ऑन द सरफेस ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ऑन द सरफेस ऑफ सार्कोलेमा। अब हमारा एक पॉइंट यहाँ पे रह गया डाइजॉक्सिन का। डाइजॉक्सिन आपको पता है आइनोट्रॉप है, ठीक है। ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। ये किस तरीके से बढ़ाता है, डाइजॉक्सिन ना सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। जब ये पंप इनहिबिट हो जाता है, तो मैंने स्टार्ट में बताया कि पंप का मकसद क्या होता है कि ये इंट्रासेलुलर सोडियम लेवल्स को कम रखे। जब ये पंप इनहिबिट हो गया तो इंट्रासेलुलर सोडियम तो एलिवेट हो गया। जब सेल के अंदर पहली सोडियम ज़्यादा है, तो क्या सोडियम की अलोंग द ग्रेडियंट मूवमेंट होगी, ये वाली नहीं होगी। जब सोडियम अलोंग द ग्रेडियंट मूव ही नहीं कर रहा तो एटीपी नहीं होगी। एटीपी नहीं होगी तो ये जो एक्सचेंजर है ये कैल्शियम को सेल के बाहर कैसे पंप करेगा, नहीं करेगा। तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल भी एलिवेट रहता है। दिस इज सो सिंपल। इंट्रासेलुलर सोडियम अगर एलिवेट है तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी एलिवेट ही रहेगा। और ये जो कैल्शियम है अगर ये सेल के अंदर रहेगा, इस बात का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन का जो फेज़ है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। दिस इज़ द रीज़न डाइजॉक्सिन को हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव आइनोट्रॉप एजेंट है। ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है और ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर्स में दिया जाता है। मतलब हार्ट फेलियर जिनमें हार्ट की जो सिस्टली है, जो कॉन्ट्रैक्शन फेज़ है वो इम्पेयर्ड हो गया, ठीक है, जिनमें हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन भी जिसको बोलते हैं। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर्स में डाइजॉक्सिन का रोल है। किस तरह रोल है आपने देख लिया कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करके।
This is all about contractility. I guess I'll make another video on preload after load, ताकि ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए. अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड. कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. अल्लाह हाफिज़.